गुड मॉर्निंग साथियों। कल मैंने आपको कुछ व्याकरण के प्रश्न करवाए थे और मैंने आपसे कहा था कि आज हम प्रश्न देख लेते हैं और कल हम इसकी व्याख्याएं देखेंगे। आज हम व्याख्या देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो मैंने कल आपको कराया था वह था कि निम्न में से किसी वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे बहुधा हठी होते हैं। यह जो उत्तर है ये इसमें सही नहीं है। तो आज हम इनको देखेंगे कि इनमें से चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे और संबंधवाचक अवयव होता क्या है उसके बारे में भी हम अच्छे से विचार करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा कि निम्न में से संबंध सूचक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा अवयव। अव्यय जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें मुख्यतः हमारे जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हम दो तरह के शब्दों को पढ़ते हैं। पहले शब्द जो होते हैं विकारी। विकारी शब्द का अर्थ वो होता है जब किसी शब्द पर लिंग, वचन, कारक, काल इन चारों का प्रभाव पड़े। जब प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि लड़के खेलने जाते हैं, तो लड़के खेलने जाते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर लिंग बदल दूंगी, लड़कियाँ खेलने जाती है, तो जाती है लग जाता है, जाते हैं लग जाता है। तो ये हो गया परिवर्तन कि जब विकारी शब्द वे होंगे जहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा वो होते हैं हमारे अवयव, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अनुसार जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक शब्द ले लेती हूँ धीरे धीरे। अब हम सब पे लगा के देखते हैं। जैसे लड़के धीरे धीरे स्कूल जा रहे हैं, फिर मैं कहूँ लड़कियाँ धीरे धीरे स्कूल जा रही हैं। फिर मैं कहूँ कि बहुत से बालक धीरे धीरे स्कूल जा रहे हैं। एक वचन में ले लूँ, सीता धीरे धीरे स्कूल जा रही। यानी ये जो धीरे धीरे शब्द है ये कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको काल के अनुसार चेंज कर दूँ कि बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाते थे, लड़कियां धीरे धीरे स्कूल जाती हैं, कन्याएं धीरे धीरे स्कूल में जाएंगी, तो इस तरह से मैं जब भी परिवर्तन करती हूँ काल का, वचन का, लिंग का, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। वही शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं और उन्हीं को हम हिंदी में अव्यय नाम दे देते हैं। अब जो ये अव्यय होते हैं इनको हम चार प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि अव्यय जो है मुख्य चार भेद माने जाते हैं इनमें। पहला जो हम अव्यय पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। पहला जो अव्यय होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। दूसरा जो हम अव्यय पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं संबंध बोधक। जहाँ ये जो प्रश्न हमारा है वे संबंध बोधक का ही माना जाता है। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। चौथा जो हम पढ़ते हैं वो होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और पांचवा जो पढ़ते हैं हम इसमें, हालांकि इसमें गिनती में नहीं आता है लेकिन फिर भी उनको अवयवों के साथ ही पढ़ा जाता है और वो होता है निपात। तो इन 5 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न यहाँ था हम उस प्रश्न पर आधारित बात करेंगे। क्रम से बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा और डिटेल से हम समझ भी नहीं पाएंगे, और फिर ये क्या मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो हम एक एक पर एक एक दिन बात करेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ जब हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं संबंध सूचक अवयव के बारे में, या संबंध बोधक अवयव इसे कहते हैं। अब वास्तव में हम पहले देख लेते हैं कि संबंध बोधक अवयव होता क्या है। कि जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा के संबंध में वाक्य के दूसरे शब्द से दिखता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। शायद मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं दोबारा इसकी परिभाषा आपको बताती हूँ कि वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यों में संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। अगर संबंध है तो वो क्या है कि वो संबंध सूचक अवयव है, और अगर संबंध नहीं है तो वो संबंध सूचक अवयव नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं कि यदि संज्ञा न हो और अवयव हो तो वो क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा धन, तो धन से मेरा काम चलता है। अब अगर मैं ये कह दूं कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यानी धन के बिना है
और किसी का काम नहीं चलता है, तो ये क्या हो गया है, संबंध बोधक, कि धन के साथ में किसी न किसी का काम चल रहा है, तो ये जुड़ा हुआ शब्द है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूँ नौकर घर गया, नॉर्मल शब्द है, नौकर घर गया, हाँ नौकर घर गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि नौकर घर तक गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, संबंध सूचक होता है, कि घर तक, नौकर का संबंध किससे है, घर तक से है। तो इस प्रकार से जब संबंध दिखाई देता है और जब संज्ञा के बाद उस संज्ञा के संबंध को जोड़ने के लिए दूसरा शब्द दिखाना पड़ता है, कि मोहन का जो संबंध है वो घर तक दिखाने के लिए जो है वो तक का प्रयोग किया गया है। ये तक परिवर्तित नहीं होगा। अगर मैं कहूँ सीता घर तक गई है, बहुत सारे लोग घर तक गए हैं, तो ये तक कभी बदलता नहीं है। हम लिंग वचन बदल देंगे, मोहन कल घर तक जाएगा, मोहन कल घर से आएगा, घर तक आएगा। तो हम अगर कारक भी बदल देते हैं, अगर हम काल बदल देते हैं, तो भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यह ज्यों का त्यों बना रहेगा। और यहाँ मोहन का घर से संबंध दिखाया जा रहा है। ऐसे ही धन के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, संबंध दिखाया जा रहा है। ऐसे ही दिन भर सोना अच्छा नहीं, दिन भर सोना अच्छा नहीं है, तो ये संबंध दिखाया जा रहा है। जब संबंध दिखाया जाता है तो वहाँ पर संबंध सूचक अवयव होगा, या उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अगर ये संबंध नहीं होता है, जैसे बहुधा हटी होते हैं, बच्चे बहुधा हटी होते हैं, तो ये सामान्य वाक्य है। जब तक इसमें के बिना, आगे पीछे, नीचे, और, की तरफ, के पार, आसपास, इसके अलावा, इसके बगैर, इसके बदले में, इस जगह के स्थान पर, इसके तुल्य, इसके लायक, तो इस प्रकार के शब्दों का जब तक प्रयोग नहीं होता है ना, तब तक हम वाक्य को संबंध सूचक के रूप में नहीं देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको संबंध सूचक अवयव के बारे में पता चला होगा। तो ये सीधा वाक्य था, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर के जोर नहीं दिया गया। जैसे ही मैं यहाँ कर दूँ कि लड़कियाँ बहुधी हटी होती हैं, तो ऐसा बैठता है क्या, लड़कियाँ बहुधा हटी होती हैं। तो इस तरह से ये वाक्य जो है वो बैठना चाहिए, तभी हमारा जो संबंध बोधक का अवयव है वो क्लियर हो पाता है। अब संबंध बोधक अवयव को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अगर मैं एक बात और बता दूं आपको कि संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं। संज्ञा में विभक्तियां होती हैं और उन विभक्तियों के पीछे ही हमेशा दिन भर, धन के बिना, मोहन घर तक, तो इस तरह से ये संज्ञा शब्दों के पीछे लगे हुए होते हैं। अब बच्चे बहुधा हटी होते हैं, इसमें कोई भी संज्ञा विभक्ति नहीं लगी हुई है, इसलिए यहाँ संबंध बोधक है। तो इस प्रकार से हम इनको छांट सकते हैं और इन पर काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे तब इसको आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ रात भर जागना अच्छा नहीं होता है, तो रात भर जागना, दिन भर सोना आ गया ऐसे ही कि दिन भर सोना अच्छा नहीं होता है, तो रात भर जागना भी अच्छा नहीं है। उसके बाद घर के बिना किसी का काम, नौकर गांव तक चला गया है। और इसी तरह और भी मैं अगर आपको शब्द बताऊं, उसके संग मैं भी चली जाऊंगी। तो ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में संबंध सूचक अवयव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें इन वाक्यों का ध्यान में रखना है और संबंध सूचक अवयव की पहचान करनी है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 4 आपको व्याकरण कोटियाँ बताई हैं, लिंग, वचन, कारक, काल। फिर से दोहरा रही हूँ, लिंग, वचन, कारक, काल। ये 4 जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं, इन कोटियों के आधार पर ही हम विकारी और अविकारी की पहचान करते हैं। ये जो चारों कोटियाँ होती हैं, लिंग, वचन, कारक और काल, ये चारों कोटियाँ विकारी रूप में गिनी जाती हैं। इसके अलावा हम जो विकारी मानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों को हम क्या मानते हैं, विकारी मानते हैं। और जो अवयव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी, क्योंकि अवयव में कभी परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा में, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा ये हो गया कि क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों के लिए इन्होंने लगा दिया कि दोनों अविकारी होती हैं।
क्रिया तो विकारी होती है लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी रहेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखने की बात थी। हिंदी में क्रिया मुख्यतः दो भेद की होती है। हाँ, ये सभी जानते हैं क्रिया दो प्रकार की होती है। समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि अवयव चार प्रकार के होंगे। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा यहाँ आ गया है समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में तो आपको बहुत आसानी रहेगी, वो आपको अच्छे से पहचानने में आ जाएंगे। अब हम जब बात करते हैं तो अवयव और क्रिया विशेषण, इसमें मुख्य रूप से चार स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति कालवाचक अवयव के स्थान पर, दूसरी स्थिति स्थानवाचक के स्थान पर, तीसरी स्थिति दिशावाचक अवयव के स्थान पर, और चौथी स्थिति होती है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण पर। इन चारों अवयवों को पढ़ने के लिए जब हम क्रिया विशेषण पर बात करते हैं तो क्रिया विशेषण अवयव ये ऐसे अवयव होते हैं जो दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं। कि पहले क्रिया विशेषण जो शब्द है उसमें जब दूसरे की, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है तो राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ, अभी, ये जो शब्द मैंने प्रयोग में लिए हैं ये राम के टहलने की, यानी टहलना यानी क्रिया, तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वही क्या होगा, क्रिया विशेषण। टहलता कैसे है, धीरे धीरे टहलता है। मैं वहाँ, देखिए मैं आपको दूसरे वाक्य देती हूँ। वह अपना सिर पढ़ेगा, वह अपना सिर पढ़ेगा। सिर पढ़ने का मतलब क्या है कि पढ़ाई करनी है। पढ़ाई, यहाँ विशेषता यह बता रहा है कि सिर पढ़ेगा, मतलब क्या पढ़ोगे तुम, फालतू का मगजमारी कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ना ही बेकार है, इसका मतलब यह हो जाता है। तो इन शब्दों के आधार पर हम क्रिया विशेषण को देखते हैं। जैसे घर घर भटकती फिरती हो, घड़ी घड़ी क्या करते रहते हो, बीच बीच में तुम कहाँ खो जाते हो, यह काम हाथों हाथ होना चाहिए था। तो ये जो हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, घर घर, बीच बीच, ये जो मैं सब बातें कह रही हूँ ये होती है संज्ञाओं से जुड़ी हुई उसकी विशेषताएं। समय पल पल करते हुए चल रहा है, तो चल रहा है, कैसे चल रहा है, पल पल चल रहा है। तो ये जो पल पल शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। क्रिया की विशेषता वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। डिटेल से इसे जानने के लिए हम पहले कालवाचक शब्दों को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, ये जो शब्द मैंने कहा है ये सारे शब्द इसमें प्रयोग में आएंगे। कैसे, अब से ऐसी बात नहीं करना, अब से तुम ऐसी बात नहीं करोगी, अब से तुम स्कूल नहीं जाओगी। तो ये जो शब्द है अब, ये हम वचन, कारक, काल जब भी बदलते हैं ये परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कालवाचक अवयव है। तुम सदा से ऐसी ही बात करती हो, राम सदा से ऐसी ही बात करता है, प्रिया सदा से ही खेलती रहती है। तो ये जो शब्द है सदा, ये क्या है, कालवाचक है। सदा यानी हमेशा, और ये जब प्रयोग होता रहा है तो कालवाचक अवयव माना जाता है। इसके बाद स्थानवाचक अवयव, वह यहाँ नहीं है, तुम वहाँ क्यों गई हो, यह कहाँ से जाएगा, जहाँ तुम हो वहाँ मैं ही हूँ, वहाँ कोई नहीं है। तो ये जो कोई है, यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, ये सब क्या है, स्थानवाचक है। आप इसमें लिंग, वचन, कारक, काल बदल लो, ये चेंज नहीं होंगे। मैं कहूँ राम वहाँ जाएगा, सीता वहाँ जाएगी, लिंग वचन गया। श्याम कल वहाँ आएगा, तो ये शब्द, वहाँ शब्द कभी नहीं बदलने वाला है। तुम वहाँ से जाओगे, तो मैं चाहे लिंग बदल दूँ, चाहे मैं काल बदल दूँ, चाहे मैं कारक बदल दूँ, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं होता। वहाँ का वहाँ ही रहेगा, कहाँ का कहाँ ही रहेगा, यहाँ का यहाँ ही रहेगा। तो ये जो यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ शब्द है ये सब क्या है, स्थानवाचक शब्द हैं, और ये स्थानवाचक शब्द ही स्थानवाचक अवयव कहलाते हैं, और ये भी क्रिया विशेषण का एक रूप माना जाता है। इसके बाद में दिशावाचक अवयव। दिशावाचक अवयव के अंदर होता है तुम इधर मत जाना, सीता उधर मत आना,
बच्चों इधर मत चले जाना, इधर उधर जिधर तुम सब अलग रहना, सीता राम से अलग रहेगी, सीता और कृष्णा साथ में अलग अलग रहेंगी। तो ये जो शब्द होते हैं इधर उधर, ये सारे क्या हैं, दिशा बता रहे हैं। हम इधर दिशा बता रहे हैं, अलग दिशा बता रहे हैं, दायां बायां भी हो सकता है इसमें। तो ये सब चीज़ें दिशा का जो बोध करवाती हैं वे दिशावाचक अवयव कहलाते हैं। इसके बाद चौथा होता है स्थितिवाचक। नीचे ऊपर दाएं बाएं सामने बाहर अंदर बाहर, ये जो शब्द होते हैं वो स्थितिवाचक अवयव में होता है। जैसे वह अंदर गया है, वह बाहर आएगा, तुम बाहर जा रहे हो, तुम भीतर से आ रहे हो। तो ये शब्द जो हैं स्थितिवाचक हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, लिंग वचन कारक काल बदलते रहते हैं, लेकिन ये शब्द जो है भीतर बाहर ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इसलिए ये अवयव के रूप में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार मैंने चारों अवयव के बारे में आपको बताया है, और इससे ज़्यादा और डिटेल होगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। इन छोटी छोटी कक्षाओं में ऐसे ही एक एक दो चीज़ें आपको समझाती रहूँगी। अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे और भी ज़्यादा डिटेल से बात करनी है तो हम और भी डिटेल से बात करते रहेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखेंगे।